नमस्कार, मैं साहिल आवाज जिंदाबाद के चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है विद्रोही एवं इसके लेखक भी श्री रविंद्रनाथ ठाकुर है। दोस्तों, हमारी ये कोशिश रहती है कि हम लेखकों की कहानियों के साथ साथ उनका परिचय भी आप सभी तक पहुंचा सके, लेकिन आज हम इनके बारे में आपको नहीं बताएंगे क्योंकि हम इनके बारे में आप सभी को अपनी पिछली कहानी तोता के दौरान बता चुके हैं कि कहाँ इनका जन्म हुआ था, कैसे ये रविंद्रनाथ ठाकुर से रविंद्रनाथ टैगोर हुए, इनकी उपाधियां, रचनाएं इत्यादि। अपनी पिछली कहानी के दौरान हम इनके बारे में एक चीज बतानी भूल गए थे। इन्होंने एक नई संगीत विधा की भी रचना की थी। इस संगीत विधा को रविंद्र संगीत के नाम से जाना जाता है। इस संगीत विधा ने सामान्य रूप से भारत और मुख्य रूप से बंगाल की संगीत अवधारणा में एक नया आयाम जोड़ा था। तो आज आप सभी का ज्यादा समय न लेते हुए आइए शुरू करते हैं आज की कहानी विद्रोही। लोग कहते हैं अंग्रेजी पढ़ना और भाड़ झोंकना बराबर है। अच्छे एमए बीए मारे मारे फिरते हैं, कोई उन्हें पूछता तक नहीं। मैं इन सब बातों के विरुद्ध हूं। अंग्रेजी पढ़ लिखकर मैं डॉक्टर बना। अंग्रेजी शिक्षा का विरोध करने वाले तनिक आंख खोलकर मेरी दशा की ओर देखे। सोमवार का दिन था। 9:15 बजे मेरे मित्र बाबू संतोष कुमार BSc अपने साथ एक नवयुवक रोगी को लिए मेरे दवाखाने में आए। उस रोगी की उम्र 18-19 से अधिक न थी। गेहुआ रंग, बड़ी बड़ी आंखें, बाल लंबे और रूखे रूखे, कपड़े स्वदेशी और मैले थे। उस युवक को देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। संतोष कुमार ने युवक का परिचय कराते हुए कहा, आप जिला नदिया के निवासी है, नाम ललित कृष्ण बोस है, किंतु ललित नाम से प्रसिद्ध है। एमए में पढ़ते थे, परंतु किसी कारणवश कॉलेज छोड़ दिया। मैंने मुस्कुराते हुए पूछा, आजकल आप क्या करते हैं? संतोष कुमार ने उत्तर दिया, 2 महीने पहले किरण प्रेस में प्रूफ रीडर थे, परंतु इस काम में जी न लगने के कारण नौकरी छोड़ दी। परसों से ज्वर से पीड़ित है, कोई अच्छी सी औषधि दीजिए। आज से पहले भी मैंने इस युवक को कहीं देखा था, परंतु कहां और कब ये स्मरण नहीं। रोग की छानबीन करने के पश्चात मैंने ललित से कहा, मालूम होता है कि आप आवश्यकता से अधिक परिश्रम करते हैं। कोई बात नहीं, 2 दिन में आराम हो जाएगा। ललित बहुत मधुर भाषी था। मैं उसकी बातों पर लट्टू हो गया। मैंने कहा, हर 3 घंटे के अंदर से दवा लीजिएगा, और हाँ, दूध और साबुदाने के सिवा कोई और चीज खाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, कल फिर आने का कष्ट कीजिएगा। ललित हंसने लगा। जाते समय मैंने उसे कल अवश्य आने के लिए कहा, परंतु ललित ने शाम ही को आने का वचन दे दिया। ललित अब प्रतिदिन सुबह शाम मेरे यहाँ आने लगा। उसके व्यवहार से मैं बहुत प्रसन्न था। घंटों उसके साथ इधर उधर की बातें हुआ करती थी। ललित वास्तव में ललित था। वो व्यक्ति नहीं, देवता था। ललित अब मेरे घर पर ही रहने लगा। मेरा लड़का उमाशंकर 8वीं कक्षा में पढ़ता था। ललित ने कहा, मैं इसको बंगला सिखाऊंगा। बंगला बहुत मधुर भाषा है। मैं स्वयं भी यही चाहता था। उमाशंकर ने बंगला पढ़ना शुरू किया और ललित आज से उसका अध्यापक हो गया। दोस्तों, कलकत्ता जैसे बड़े नगर में यूं तो प्रत्येक त्योहार पर बड़ी रौनक होती है, किंतु दुर्गा पूजा के अवसर पर असाधारण धूमधाम और चहल पहल देखने को मिलती है। दशहरे के दिन प्राय सारे रास्तों पर जनसमूह होता है। बड़े बूढ़ों में भी उस दिन एक विशेष हर्ष की भावना होती है। लड़कों और युवकों की तो चर्चा ही व्यर्थ है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी धुन में मस्त दिखाई देता है। जिस समय दुर्गा की सवारी सामने आती है तो काली माई की जय के उच्च जय घोष से पूरा आकाश गूंज उठता है।
हृदय में एक अनुपम आवेश उत्पन्न होता है। उस दिन भी दुर्गा पूजा थी। हम सब व्यक्ति शोभा देखने गए थे। ललित भी हमारे साथ ही था। ललित में पहले की अपेक्षा आज अधिक प्रदर्शन था। प्रत्येक स्थान पर वो देवी की मूर्ति को नमन करता। कभी उसके नेत्र लाल हो जाते तो कभी उसकी आंखों में आंसू उमड़ आते। मैंने देखा कभी वो हर्षातिरेक से नाचने कूदने लगता और कभी मौन हक्का बक्का होकर इधर उधर देखने लगता कि कहीं किसी ने देखा तो नहीं। हमारे पीछे एक गरीब बुढ़िया 8-9 साल के बच्चे को साथ लिए खंबे की आड़ में खड़ी थी। संभवतः अथाह जनसमूह के कारण उसका किसी ओर जाने को साहस नहीं होता था। वो भिखारिन थी। गरीबी के कारण उसका पेट पीठ से लग गया था। उसने अपना दाहिना हाथ भीख के लिए पसार रखा था। बच्चा अनुनय विनय करते हुए कह रहा था, बाबा भूखे की सुध लेना, परमेश्वर तुम्हारा भला करेगा। बाबा भूखे की सुध लेना। किंतु संसार में गरीबों की कौन सुनता है। उस भिखारिन बुढ़िया की तरफ किसी ने आंख उठाकर भी नहीं देखा। सब अपनी प्रसन्नता में प्रसन्न थे। बच्चे ने बुढ़िया से कहा, घंटों बीत गए परंतु अब तक 2 पैसे मिले हैं। सोचता था आज दुर्गा पूजा है, कुछ अधिक ही मिल जाएगा। किंतु खेद है कि चिल्लाते चिल्लाते गला बैठ गया। कोई सुनता ही नहीं। जी में आता है यही प्राण त्याग दूं। ये कहकर बच्चा रोने लगा। बुढ़िया की आंखों में भी आंसू छलकने लगे। उसने कहा, बेटा अपना भाग्य ही खोटा है। कल सत्तू खाने के लिए 6 पैसे मिल गए थे। आज उसका भी सहारा दिखाई नहीं देता। आज भूखे पेट ही रहना होगा। ये हमारे पापों का फल है बेटा। बुढ़िया ने एक ठंडी सांस ली और अपने फटे मैले आंचल से अपने और बच्चे की आंखें पोंछी। बच्चा फिर उसी विनती से कहने लगा, बाबा भूखे की सुध लेना, परमेश्वर तुम्हारा भला करेगा। परंतु नकार खाने में उस तूती की आवाज कौन सुनता। इतना अधिक जनसमूह था किंतु इस विनती पर किसी ने भी आंख उठाकर नहीं देखा। ललित उस समय बुढ़िया की ओर देख रहा था। उसकी दुखित दशा देखकर उसका हृदय विकल हो गया। उसने अपनी जेब टटोली, उसमें फूटी कौड़ी भी न थी। बहुत व्याकुल हुआ। उसने अपनी दूसरी जेब में हाथ डाला। कुछ आवश्यक कागजों के बीच में एक अठन्नी निकल आई। ललित का मुखड़ा खिल गया। उसकी निराशा प्रसन्नता में परिवर्तित हो गई। वो अठन्नी उसने बुढ़िया के हाथ पर रख दी। जिस प्रकार कोई स्त्री नए आभूषण पहनकर प्रसन्न होती है, जिस प्रकार सूखे खेत में वर्षा हो जाने पर किसान फूले नहीं समाता, जिस प्रकार कोई नया कवि अपनी पहली कविता किसी पत्रिका में छपने पर प्रसन्न होता है, उससे कहीं ज्यादा अधिक प्रसन्नता उस बुढ़िया को वो अठन्नी पाकर थी। वो निर्निमेष ललित की ओर देखने लगी। उसका मग्न हृदय ललित को सहस्त्र आशीष दे रहा था। ये दशा देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। मैंने अनेकों बार उस बुढ़िया को देखा था। उससे मुझे सहानुभूति भी थी, किंतु कभी ये साहस नहीं हुआ कि मैं उसकी मदद करूं। कभी हृदय में आता कि उसको कुछ देना चाहिए। कभी ये कहता कि इसमें क्या रखा है, संसार में लाखों गरीब है, आखिर मैं कब तक किस किस की मदद करूंगा। ललित, जिसे कभी कभी भूखे तक रहना पड़ता था, जिसको मैंने कभी 1 पैसे का पान तक चबाते हुए नहीं देखा था और जो मेरी दृष्टि में बहुत ज्यादा कंजूस था, उसका
का ये दान देखकर मेरे आश्चर्य की सीमा ना रही। उस दिन स्वप्न में मुझे ललित की बहुत सी विशेषताएं दिखाई दी। मालूम नहीं वे सत्य थी या असत्य, किंतु ज्योतिषी के हिसाब से उनको सत्य ही समझना चाहिए, क्योंकि मुझे उस दिन रात को 2:30 बजे नींद आई थी और वो स्वप्न मैंने रात के अंतिम पहर में देखे थे। देखते ही देखते ललित के सहयोग से उमाशंकर में आश्चर्यजनक परिवर्तन होने लगे। कहा तो वो बिना मोटर के घर से बाहर न निकलता था, और अब ये दशा थी कि ललित के साथ वायु सेवन के लिए प्रतिदिन कोसों पैदल जाता था। सिनेमा देखने का चस्का भी उसका छूट रहा था और अंग्रेजी शिक्षा से अब उसे घृणा हो गई। रविवार के दिन मेरे यहाँ कुछ मित्रों की गार्डन पार्टी थी। खूब आनंद रहा। मैंने अपने मित्रों के सत्कार में लगे हुए देखा था कि ललित, उपेंद्र कुमार, उमाशंकर और गोपाल चुपके चुपके कुछ बातें कर रहे थे। ये लोग क्या बातें कर रहे थे ये मुझे पता नहीं, क्योंकि अव्वल तो मैं पार्टी के झंझटों में व्यस्त था और दूसरा वो लोग मुझसे बहुत दूर खड़े हुए थे। हाँ, पर बीच बीच में खिलखिलाकर हंस पड़ते थे, तो इन्हें देखकर मुझे भी हंसी आ जाती थी। गोपाल बाबू को मैं काफी समय से जानता हूँ। रिश्ते में ये संतोष कुमार के बहनोई होते हैं। प्रथम श्रेणी के शौकीन प्रेमी स्वभाव के हैं, लेकिन आज देखा तो उनकी कलाई से रिस्ट वॉच गायब, रेशम की कमीज से सोने के बटन गायब और बाल भी फैशन के ना। मैंने संतोष कुमार से कहा, आज तो भाई साहब का कुछ और ही रंग है। वो पहले से चटक मटक दिखाई नहीं देते। क्या हुआ, कोई बात है क्या? संतोष कुमार ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, आजकल इन पर स्वदेशी भूत सवार है। कई महीनों से ये इसी रंग में रंगे हुए हैं। क्या आपने आज इन्हें इस रंग में देखा है? मैंने उत्तर दिया, हाँ, और इसीलिए मुझे आश्चर्य भी हुआ। संतोष कुमार ने किसी सीमा तक उपेक्षा भाव से कहा, हमें क्या मतलब, जिसके जो जी में आए करे। अरे बार बार समझाने पर भी यदि कोई ना सुने तो क्या किया जाए? अधिक कहने सुनने से अपनी प्रतिष्ठा पर ही आंच आती है। जब जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी ना, तो आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा ही। मैंने कहा, संतोष कुमार, तुम बिल्कुल सत्य कहते हो। जमाने की हवा कुछ बदली हुई दिखाई देती है। ललित को भी कुछ स्वदेश की सनक है। यद्यपि मैं स्वदेशी का विरोधी हूँ और ये देशभक्त मुझे एक आंख नहीं भाते, परंतु फिर भी मैं ललित की स्पष्टवादिता और सात्विकता पर मुग्ध हूँ। उसकी रुचि मुझे बहुत भाती है। संतोष कहने लगा, किंतु भाई साहब, आपके जैसी उसकी धाक थोड़ी नहीं बन सकती है। आप जब पाश्चात्य वस्त्र पहनकर निकलते होंगे तो अशिक्षित मनुष्य वैसे कांप उठते होंगे और अशिक्षित व्यक्ति आपसे नमस्कार करके आकाश पर पहुंच जाते होंगे। मुझे ये सुनकर हंसी आ गई। संतोष कुमार भी हंसने लगा। उस दिन रात को मैं अचेत सोया हुआ स्वप्न देख रहा था कि किसी ने आकर मुझे झंझोड़ा। मैं चौंक गया। आंखें खोलकर देखता हूँ तो मेरा नौकर रामलाल हाथ में लालटेन लिए खड़ा है। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही है, शरीर थर थर कांप रहा है। मैंने घबराकर मालूम किया, क्यों रामलाल, क्या बात है, तुम कांप क्यों रहे हो? उसने उत्तर दिया, बाबू पुलिस ने सारा मकान घेर रखा है। मेरे तो कोई बात समझ में ही नहीं आती। मैंने बहुत पहले छिपकर 2-1 चोरियां की थी बस, और मुझे अब पूर्ण विश्वास है कि पुलिस मुझे ही गिरफ्तार करने आई है। पुलिस की हलचल सुनकर मेरी चेतना जाती रही। बड़ा साहस करके मैं नीचे आया। द्वार खोला गया। 2-3 सर्जेंटों के साथ एक श्वेत वस्त्रधारी बंगाली और 8-10 सिपाही घर के अंदर घुस आए। बंगाली बाबू ने जेब से एक बादामी कागज निकालकर मुझे दिखाते हुए कहा, यह गिरफ्तारी का वारंट है। आपके यहाँ विद्रोहियों की गुप्त मंत्रणा का स्थान है। विद्रोही तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा। मुझ पर बिजली सी टूट पड़ी। मुझे लगा सहसा मैं ही विद्रोही साबित हो गया हूं और ये मेरी ही गिरफ्तारी का वारंट है।
सोचने लगा कि अब यदि फांसी से बच भी जाऊंगा तो काला पानी तो अवश्य भेजा जाऊंगा। मैंने कपकपाते हुए कहा, विद्रोही और वो भी मेरे मकान में? जनाब, आप क्या कह रहे हैं? मैं सरकार का शुभाकांक्षी हूँ। इसी वर्ष मुझे राय साहब की उपाधि भी मिली है। आपको जरूर भ्रम हुआ है। एक सर्जेंट ने त्योरी बदलकर कहा, हम काला आदमी नहीं है, गोरा आदमी कभी झूठ नहीं बोल सकता। बंगाली बाबू ने भी तनिक रुष्टता की मुद्रा में कहा, पुलिस को भ्रम नहीं, भ्रम प्राय डॉक्टरों को हुआ करता है। मैंने पूछा, विद्रोही का नाम क्या है? शरद कुमार। बंगाली है? हाँ। कहाँ का रहने वाला है? श्री रामपुर का। मेरे सर से जैसे विपत्ति सी टल गई। नाम सुनते ही होठों पर हंसी खेलने लगी। मैंने कहा, महाशय, इस नाम का कोई व्यक्ति मेरे घर में नहीं है। कोई और बंगाली आपके मकान में है? हाँ, एक सीधा साधा नवयुवक जो उमाशंकर को बंगला पढ़ाता है। उस श्वेत वस्त्रधारी ने कहा, हाँ, उसी की खोज है। उसका असली नाम शरद कुमार है। पुलिस महीनों से उसके पीछे परेशान है। हम वक्त हाथ ही नहीं आता। मैंने आश्चर्य से कहा, वो तो जिला नदिया का निवासी है और आप कहते हैं कि अपराधी श्रीरामपुर का रहने वाला है। सब उसकी चाले है। वो श्रीरामपुर का निवासी है। उसके पिता का नाम हृदयनाथ है, जो एक प्रसिद्ध जमींदार है। मैंने फिर पूछा, उस पर अपराध क्या है? इंस्पेक्टर ने उत्तर दिया, विद्रोह। एक गुप्त संस्था से उसका संबंध है। बम बनाना, चोरी, डकैती, कत्ल, लूटमार, ये उनकी देश सेवा है। ये सुनकर मुझे हंसी आई। मैंने कहा, महानुभाव, आप एक सहस्त्र 18 वर्ष के बंगाली युवक को विद्रोही बना रहे हैं। ये भी भला कोई मानने की बात है? एक साधारण युवक की गिरफ्तारी के लिए इतने सारे व्यक्ति। किंतु उस सिपाही ने मेरी एक न सुनी। घर की तलाशी शुरू हुई। 4 सिपाही दरवाजे पर खड़े किए गए। दलान, कोठरी, बैठक, रसोई घर, यहाँ तक कि दिशा मैदान तक के स्थान को ढूंढ डाला, किंतु ललित का कहीं पता नहीं चला। अलबत्ता उसके कमरे में एक कागज का टुकड़ा मिला। पढ़कर सब आश्चर्य से एक दूसरे को देखने लगे। उसमें लिखा हुआ था, इंस्पेक्टर साहब नमस्ते, मैं फिर भाग रहा हूं। आपके पुलिस वाले समझ गए होंगे कि मैं कितना भयानक व्यक्ति हूं। जरा बच के रहिए। भारत माता का तुच्छ सेवक शरद। बंगाली बाबू ने अपने माथे पर हाथ मारकर कहा, बना बनाया खेल बिगड़ गया। वक्त ने चकमा दे दिया। महीनों की मेहनत पर पानी फिर गया। पुलिस निराश होकर वापस चली गई। हम सब भी उमाशंकर के साथ ललित के लिए आंसू बहाने लगे। ललित से हम सबको बहुत अधिक प्रेम था। उसका ये काम देखकर मुझे बेहद आश्चर्य हुआ। आज 2 बरस बाद मैं वही डॉक्टर। मेरी डॉक्टरी बहुत चमक गई। उमाशंकर मैट्रिक पास कर चुका है। उसकी दशा दिन प्रतिदिन बदलती जा रही है। ये वही उमाशंकर है जो अपने हाथों गिलास में पानी नहीं डालता था और आज वही गरीबों की सेवा के लिए हर समय उद्यत रहता है। ललित के पश्चात स्वयं सेवक का जीता जागता चित्र मुझे उमाशंकर में दिखाई देता है। एक दिन बैठे बैठे ललित का ध्यान आ गया। आंखों में आंसू भर आए। उसकी स्मृति से पुराना प्रेम ताजा हो गया। इसी बीच उमाशंकर ने कमरे में प्रवेश किया। उसके हाथ में एक अंग्रेजी अखबार था। मुंह लाल हो रहा था, आंखें दबदबा रही थी। उसने भर्राई हुई आवाज में कहा,
ललित को आजीवन देश निकाले का दंड दिया गया। वो कातिल नहीं था, वो देश का सच्चा सेवक, स्वतंत्रता का पुजारी, सहृदय और सबसे प्रेम का बर्ताव करने वाला मनुष्य था। ललित का उद्देश्य कत्ल लूटमार करना रहा हो या कुछ भी रहा, इसके विषय में मैं कुछ नहीं जानता। मैं उसकी स्पष्टवादी स्वभाव का कायल, मुझे उस पर पूर्ण विश्वास था। लेकिन उमाशंकर के ये शब्द सुनकर मेरा हृदय दहल गया। उमाशंकर रोने लगा। मैं भी अधिक न सहन कर सका। मैंने अपने आंसू पोंछे। इसके पश्चात मैंने कहा, उमाशंकर, ललित को देखने के लिए हृदय विकल, वो कब तक वापस आएगा? उमाशंकर ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया। वो बस दहाड़े मार मार कर रोने लगा। ये थी कहानी विद्रोही। इस कहानी को मैं किसी विशेष दिशा में इसके ऊपर टिप्पणी देकर इसको बांधना नहीं चाहता। ये कहानी स्वतंत्र है, आपकी समझ और सोच की तरह। आप खुद सोचिए कि क्या कहना चाह रही है ये कहानी। बाकी मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।